आज हम करेंगे बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। क्या होते हैं बेसिस? लेट वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस ए सबसेट एस वी वन से लेके वी एन वैक्टर्स हैं। उसको हम बेसिस कब कहेंगे? जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। फर्स्ट क्या है? वी वन से लेके वी एन क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है? ये वेक्टर स्पान करनी चाहिए किसको? वी को। एंड वी इज इक्वल टू एल एस, यानी कि हर एक वेक्टर वी क्या होना चाहिए? लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में होना चाहिए एस के वेक्टर्स के साथ। अब आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, चाहे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, दोनों को हम पहले सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखने के लिए स्केलर्स लेते हैं, कुछ वेक्टर्स लेते हैं। तो A1 V1 A2 V2 अप टू सोन AN VN। जैसे A1 से लेके AN ये क्या है? स्केलर्स हैं। V1 से लेके VN क्या है? वेक्टर्स हैं। तो स्केलर लेंगे फील्ड से, वेक्टर्स लेंगे वेक्टर स्पेस से। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है। इसको इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं? जब ये स्केलर्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएं? ज़ीरो, यानी कि A1 A2 अप टू सोन AN क्या हो जाए? ज़ीरो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट में क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म तो हम दोनों में ही लिखते हैं, लेकिन डिपेंडेंट के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जरूरी नहीं कि सारे स्केलर ज़ीरो, नॉट ऑल ज़ीरो, यानी कि एटलीस्ट एक तो क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा ही होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेसिस होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? वेक्टर्स हमारे क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? स्पान करने चाहिए, यानी कि वी के वेक्टर्स को हम एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी हमें बेसिस गिवन हो तो उसके लिए क्या, जब भी बेसिस हमें आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वो इंडिपेंडेंट होगा और वी इज इक्वल टू एल एस होगा। ठीक है। अब एक थ्योरम करते हैं हम। अच्छा, उससे पहले एक दो डेफिनेशंस और कर लेते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड बेसिस। इसको E1 E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो E1 की वैल्यू क्या होती है? 1 0 और E2 क्या होती है? 0 1। अगर 3/3 की है तो 1 0 0, E2 की 0 1 0 और E3 क्या हो जाएगा? 0 0 1। ठीक है। एक होता है ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है? दो बेसिस है मान लो, वो इक्वल कब होंगे? जब कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होंगे? इक्वल, यानी कि V1 W1 के इक्वल, V2 W2 के इक्वल और Vn किसके इक्वल हो जाएगा? Wn के। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है। अब ये जैसे टप्पल है, टप्पल का मतलब कितने ऑर्डर का है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? टप्पल। जैसे ये n है ना, तो ये कितने टप्पल का है? n टप्पल का है। ठीक है। अब एक थ्योरम है, देखिए कैसे करेंगे। इफ़ S इज इक्वल टू V1 से लेके Vn वेक्टर है, जो कि क्या है? बेसिस। बेसिस गिवन है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पान भी करेगी। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? हर एक V के एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके साथ। तो S क्या है? वेक्टर हमें दिया हुआ है, बेसिस दी हुई है, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया हमने। ठीक है। अब वी को हम एक तरीके से वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है स्केलर हमने मान ली, ये भी स्केलर हो सकते हैं। तो लेट कर लिया हमने वी को, हम इस वे से वो लिख सकते हैं B1 B1 B2 V2 अप टू सोन BN VN। BI क्या है? स्केलर जो कि किससे? फील्ड से। अब दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो 0, इससे माइनस करेंगे तो V1 कॉमन आ गया, A1 माइनस B1, यहाँ से V2 कॉमन आ गया, A2 माइनस B2। सिमिलरली आगे भी ऐसे कॉमन आता जाएगा, फिर यहाँ से VN कॉमन आ गया, तो AN माइनस BN इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये कॉमन ले लिया। अब हर ये सबका सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बेसिस दिया हुआ है। बेसिस का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट है तो स्केलर्स किसके इक्वल होते हैं? 0 के इक्वल होते हैं। तो स्केलर्स किसके इक्वल हो गए? 0 के इक्वल हो गए। तो हर ये स्केलर है ना, ये भी स्केलर है, तो स्केलर 0 के इक्वल हो गए। तो यहाँ से A1 B1 के इक्वल आ गया, A2 B2 के इक्वल आ गया, AN BN के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये सेम आ गया ना, सेम का मतलब होता है यूनिक, और यही हमें प्रूव करना था कि इन वेक्टर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में। ठीक है। यूनिक का मतलब हमें सेम दिखाना था। अब यूनिकली अब इसने क्या कहा है? कन्वर्सली, यानी कि हमें कन्वर्स पार्ट और प्रूव करना है। अब हम यूनिकली एक्सप्रेस लेके चलेंगे, प्रूव क्या करेंगे? बेसिस। तो हर एक ईच एलिमेंट ऑफ वी कैन को यूनिकली एक्सप्रेस कर ले लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में। 0 एलिमेंट है जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? वी के अंदर, उसको हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं A1 V1 A2 V2 AN VN। अब 0 को हम ऐसे कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में, देखिए 0 इंटू V1 0 इंटू V2 अप टू सोन 0 इंटू VN। अब देखिए V क्या है? V क्या दिया हुआ है? यूनिक दिया हुआ है।
इसका मतलब v तो क्या है, यूनिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, ये यूनिक है तो ये क्या हो जाएंगे, स्केलर्स जीरो हो जाएंगे। स्केलर अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही कंडीशन थी ना, अगर स्केलर जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या दिखाना था, हमने क्या है, इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, यूनिकली एक्सप्रेस दिखाना था और यूनिकली प्रूव कर दिया। फिर यूनिकली एक्सप्रेस दिया हुआ था तो हमने उसका क्या दिखा दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आती है एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, एक बेसिस एग्जिस्ट होगी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए, ये स्टेटमेंट है। या इसके अंदर वेक्टर है v1 से लेके vn जो स्पान करेंगे वेक्टर स्पेस को, तो एक सबसेट एग्जिस्ट होगा इसका जो कि बेसिस बनाएगा। ठीक है, तो देखिए इफ़ s इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बेसिस ही बना देगा। अगर डिपेंडेंट है तो हम लेके चलेंगे क्या होता है, डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर तो एटलीस्ट नॉन जीरो होगा, वो हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वी आर को हमने एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में v1 v2 अप टू सो ऑन vn। v क्या है, v वेक्टर स्पेस से है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। ai क्या है, फील्ड से है, तो v को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, a1 b1 a2 v2 अप टू सो ऑन ar vr, इससे पहले का एलिमेंट ले लिया ar -1 vr -1, फिर ए आर वी आर, फिर क्या हो गया ए आर प्लस वन, इस तरीके से ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या है, वी आर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किसी भी आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। हमने मान लो वी आर है, ये क्या है, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसको अलग से लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया, b1 b1 b2 b2 अप टू सो ऑन bn vn। अब क्या कर दी, इसको 2 मान लिया, 2 की वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो a1 v1 a2 v2 ar -1 vr -1 ar vr की वैल्यू रख दी यहाँ पे, उठा के रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा an vn। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ से v1 कॉमन आ रहा है, v1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, उसको अलग कर लिया। ठीक है, ये 2 बार दिया हुआ है, इसको एक बार कर लेना। ठीक है, a1 v1 a2 v2 अप टू सो ऑन ar -1 vr -1। ठीक है, ए आर वी आर, इसके बाद r+1 ही आएगा। अब ये वैल्यू रख ली। अब देखो v1 के साथ कॉमन लेके v1 कॉमन आ रहा है फर्स्ट और इस टर्म में, फिर v2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कर लिया। अब क्या है, v क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में बन गया ना इन वेक्टर्स के साथ, ये स्केलर यहाँ पे, ये स्केलर है, तो v इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vr -1 vr -1 के बाद vr+1 और लास्ट में क्या है vn, इन वेक्टर्स के साथ क्या बना रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। अब देखो हमने किसकी वैल्यू निकाली, vr की, तो vr की वैल्यू निकाली तो वहाँ से vr रिमूव हो गया। सिमिलरली ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ना नहीं मिल जाता। तो हम vr+1 की भी निकाल सकते हैं, vr -1 की भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू निकाल के पुट करते जाएंगे तो वो एलिमेंट रिमूव होता जाएगा। ठीक है, तो दिस शोज दैट ऑन रिमूविंग एन एलिमेंट vr फॉर्म एज द रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो स्पान करेंगे v को। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो आ जाता है, दिस सबसेट अगर हो जाता है तो बेसिस बन जाएगी, बेसिस बन गई तो ठीक है, वरना इस आर्ग्यूमेंट को सेम रिपीट करना पड़ेगा। जब तक रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिल जाता। तो प्रोसीडिंग इन दिस वे आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद हमें क्या मिलता है, एस का सबसेट मिल जाएगा, जिससे कि विच इज़ जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, स्पान करेगा तो क्या बन जाएगी, बेसिस। बेसिकली क्या किया है हमने इसमें, अगर इंडिपेंडेंट है तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रूव वो बेसिस बना ही देगा। अगर डिपेंडेंट है तो उस केस में क्या होगा, डिपेंडेंट है तो क्या है, हमने एक वेक्टर ले लिया, उसको यूनिकली हमने को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिखा दिया, उसी की वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे। ठीक है, वो स्पान कर रहा है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है तो ठीक है, अगर लेकिन नहीं बनता तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें ऐसा कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा, आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाता है, मिलने के बाद वही हमारा क्वेश्चन लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा, स्पान करेगा तो हमारी क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको आप ये नेम से भी आ सकती है, स्टेटमेंट से भी आ सकती है। तो नेम से आती तो आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, और अगर स्टेटमेंट से आती है तो आपको पता होना चाहिए एग्जिस्टेंस थ्योरम है। ठीक है जी, उसके बाद आती है इफ़ एस इज इक्वल टू v1 से लेके vn वेक्टर्स हैं जो स्पान कर रहे हैं vf को, देन एनी,
तो n प्लस वी वन वैक्टर है v के, जो कि क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब s के अंदर तो n वैक्टर्स हैं। अब s डैश के अंदर मान लिया w1 से लेके क्या है, wn प्लस वन वैक्टर, जो कि सबसेट है किसका, v का। अब w1 से लेके wn प्लस वन है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं v से, और s क्या है, vn, जो कि स्पान कर रहा है v को। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से, अगर स्पान कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, w1 a11 v1 a12 v2 a1n vn। फिर w2 को, इनको अलग अलग एक्सप्रेस कर लिया, w1 को w2 को कहाँ तक कर लिया, wn प्लस 1, ठीक है जी। तो wn प्लस 1 an प्लस 1 v1, ये 1 के बाद 1 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1 1 1 फिक्स है, दूसरे में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 दूसरे में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कहाँ तक जाना है, हमने n प्लस 1 तक जाना है ना, तो n प्लस 1 तक हमने इसको बना लिया। फिर क्या है, ए आई जे क्या है, ये क्या है, स्केलर्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन इन n प्लस 1 अननोन। अब क्या है, ये आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। a11 x1 a21, देखो इसकी तरह ही, जिसमें इसमें 1 1 1 2 है, इसमें इस तरीके से लेते हैं 1 1 x1 a21 x2, ठीक है, 21 x2 a प्लस 1 1 a xn प्लस 1, ठीक है। अब a12 x1 a22 x2 an प्लस 1 2, यहाँ देखो 1 2, यानी कि दूसरे वाला फिक्स है, पहले वाला वेरी कर रहा है, तो दूसरे वाला फिक्स 1 है, यानी कि 1 है, 1 में फिर क्या हुआ 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो n प्लस 1 हो गया, n में एक वेरी कर रहा है, इस तरीके से बना लेंगे 1 2 x1। अब देखो 1 2, ये पहले वाला वेरी कर रहा है, दूसरे वाला फिक्स 2 है, तो 2 लिख ले, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे n प्लस 1 तक। अब इसमें ये स्केलर्स हैं, एक्स आई क्या है, फील्ड से हैं। अब ओबियस सी बात है, n है, n प्लस 1 तो n से ज़्यादा ही है, तो n प्लस 1 क्या है, n से ज़्यादा, तो वो सिस्टम क्या होगा हमारा, देखो ये क्या है, इसके अंदर n प्लस 1 तक है, n प्लस 1 और n, तो n प्लस 1 ज़्यादा है n से, तो अब वो सिस्टम क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो ये इसका मतलब क्या है, ये अल्फ़ा 1 इसमें क्या है, सारी की सारी नोट ऑल ज़ीरो है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, अल्फ़ा सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है जी। अब अल्फ़ा सेटिस्फाई करवाया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे v1 से, सेकंड को v2 से, थर्ड को v3, सिमिलरली nth को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, vn से। कर दिया मल्टीप्लाई, इस पूरे को हमने क्या मान लिया 2, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया 3। अब वर्टिकली ऐड कर देंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा 1, देखो अल्फ़ा 1 कॉमन आ रहा है, a11 v1, अगले में ये इस तरीके से कॉमन a1n vn कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा 2 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब अल्फ़ा 1 के जो मल्टीपल में है इसको w1 मान लेंगे, इसके मल्टीपल में अगली में आएंगे w2 मान लेंगे, n प्लस 1 है इसको wn प्लस 1 मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, ये इसके इक्वल भी है, मानेंगे नहीं, ये गिवन भी हमने पीछे किया है, ये देखो a11 v1, ये देखिए यहाँ से मानेंगे, ये यहाँ से हमने निकाला था, इसकी वैल्यू a11 v1 a12 v2 a1n vn, ये किसके इक्वल था, यहाँ से w1 की, तो यहाँ पे w1 रख देंगे, सेकंड के साथ जो आएगा बाई फर्स्ट से है, इसको फर्स्ट माना था, सेकंड से w2 के इक्वल हो जाएगा। फिर थर्ड जो ब्रैकेट में है, थर्ड ब्रैकेट में है, इसके ये किसके इक्वल था, wn प्लस 1 के, ठीक है जी। अब ये क्या थी पीछे कि ये स्केलर्स हैं जो नॉट ऑल ज़ीरो, नॉट ऑल ज़ीरो का मतलब क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। यही हमें दिखाना था कि n प्लस 1 वैक्टर्स के लिए क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो क्या है, देखो एस सेट दिया हुआ है जो स्पान कर रहा है, हमें दिखाना है कि n प्लस 1 के लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो एस सेट दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस टेस्ट हमने कंसीडर कर लिया wn प्लस 1 तक। अगर स्पान कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया n इक्वेशन की n प्लस 1 अननोन के लिए। अब n प्लस 1 ज़्यादा है n से, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो है तो क्या ये स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो है फिल्म में, तो इसमें जहाँ x वहाँ पे अल्फ़ा सेटिस्फाई करवा दिया, फर्स्ट को v1 से मल्टीप्लाई, सेकंड को v2 से, अप टू सो लास्ट को vn से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्टिकली ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब ये स्केलर्स क्या, नॉट ऑल ज़ीरो।
वर्टिकली ऐड किया तो अल्फ़ा 1 के साथ जो मल्टीपल में बाई फर्स्ट से ये W1 के इक्वल है, सेकंड टर्म वो W2 के इक्वल हो जाएगी, लास्ट टर्म वो WN+1 के इक्वल हो जाएगी। इक्वल होते ही तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम W1 लिख लिया, इसको नेक्स्ट को W2, नेक्स्ट लास्ट को WN+1। तो ये क्या है, नॉट ऑल ज़ीरो, जितने भी स्केलर हैं नॉट ऑल ज़ीरो हैं, तो क्या हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। N+1 के लिए है ना, हमें N+1 के लिए दिखाना था, क्योंकि डिपेंडेंट में क्या होता है कि स्केलर्स हैं जो नॉट ऑल ज़ीरो। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें सबसे के लिए पता होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, बेसिस क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, और नॉन जीरो सॉल्यूशन। इनका हमें इनकी इन थ्योरम को करने से पहले हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है जी। ओके।